नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल और असम के पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा बयान दिया है। पहले चरण के मतदान के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी के जीत हासिल करने का दावा अमित शाह ने किया है और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पहले चरण में बंगाल की 30 सीटों में से 26 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी और अमित शाह ने दोनों राज्यों की जनता का धन्यवाद भी किया है और दोनों राज्यों में ही बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने किया है। अमित शाह ने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में 84% से ज़्यादा वोटिंग और असम में 79% से ज़्यादा मतदान ये बताता है कि जनता में भारी उत्साह है। असम कुछ सालों पहले और बंगाल भी पहले चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था और इस बार दोनों जगह पर मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। किसी भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। ये दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने ये कहा है कि पहले चरण में बंगाल में 30 में से 26 सीटों से ज़्यादा बीजेपी जीत रही है और प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। हमारी सीटें भी बढ़ रही हैं और जीत का अंतर भी बढ़ रहा है। असम में 47 में से 37 सीटों में बीजेपी की जीत होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है और यह कहा है कि इसके साफ संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। असम कुछ सालों पहले और बंगाल इस चुनाव के पहले हर चुनाव में चुनावी हिंसा के लिए जाने माने वाले राज्य हैं। दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ है। एक भी व्यक्ति की जान कहीं पर नहीं गई है। मैं मानता हूं ये लोकतंत्र में आने वाले दिनों के लिए दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत है। मित्रों, दोनों राज्यों के कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व गण से चर्चा करने के बाद मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले हैं और मैं मानता हूं कि दोनों राज्यों ने एक सकारात्मक मतदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर जहां भी पहले चरण का मतदान हुआ है वहां पर 26 से ज़्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। ऐसा दावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और इस पर पलटवार भी किया गया है। बंगाल की सीएम ममता ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 30 सीटों पर ही जीत का दावा कर लेते, लेकिन हार 30 सीटों पर ही रहे हैं। तो ऐसे में वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा दावा करना केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से कई सवालों को जन्म भी देता है और पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और केंद्रीय गृह मंत्री हैं अब अमित शाह। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। बीजेपी की चुनावी मिशनरी का जिक्र उन्होंने किया है कि बीजेपी की चुनावी मिशनरी की तरफ से ये संकेत मिला है कि 30 में से 26 सीटें जो हैं वो जीत चुके हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने किया है, चाहे वो असम हो और चाहे वो बंगाल हो। यहाँ पर दोनों ही राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राज्य पहले चुनावी हिंसा के लिए जाने जाते थे और यहाँ पर किसी न किसी की जान जाती रहती थी, कई लोगों की जान जाती थी चुनाव के समय पर, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि पहले चरण में किसी की जान नहीं गई। इस खबर पर चर्चा करने के लिए पीएस पांडे टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वसीम रजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। वसीम जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा क्योंकि बड़ा दावा किया है अमित शाह ने और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बंगाल में 30 में से 26 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। कौन सी मिशनरी है, कहाँ से मिलते हैं इतने सटीक आंकड़े?
है जो आज हमारे गृह मंत्री जी ने दावा किया है, बिल्कुल जनता के विचार से, जनता के विश्वास से, और जो आज जो मतदान जो वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो मतदान हुए हैं, उन मतदानों में जनता का उत्साह देख के आप देखिए 84% मतदान होना, यानी कि जनता के अंदर पूरा उत्साह है, और पूरा उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और टीएमसी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंकने के लिए ये उत्साह है। और पश्चिम बंगाल के अंदर ये पहले चरण ही नहीं, इसके बाद भी जितने चरणों में मतदान होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मतों से, भारी संख्या में सीटें जीत के हम पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये स्पष्ट है। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति कह रहा है, पश्चिम बंगाल की सम्मानित जनता कह रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब खेला बर्दाश्त नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ दीदी ने बहुत खेला कर लिया, अब खेला का समय समाप्त हो गया। अब पश्चिम बंगाल के अंदर विकास की लहर दौड़ेगी, विश्वास की लहर दौड़ेगी, आपसी सौहार्द बढ़ेगा, ये खूनी खेल जो है वो समाप्त होगा पश्चिम बंगाल के अंदर से, ये जनता को विश्वास है। और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर रही है। ये किसी मशीनरी का आंकलन नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास, और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाकर जो ये मैं अभी तो कह रहा हूँ, जिस दिन ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होंगी, ये आप भी कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, ये आपको भी ये संकेत दिख गया होगा। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग घबराए हुए हैं, वो घबराने दीजिए, उनसे घबराहट से कुछ नहीं है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएस पांडे जी, जनता में उत्साह तो है, वोटिंग से पता चलता है, लेकिन ये उत्साह बीजेपी कह रही है कि हमारे पक्ष में है, क्या लगता है आपको? हितेंद्र स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपको गुड नाइट बोलता हूं, और अपने वसीम भाई को सलाम वालेकुम। ये बड़ बोले लोग हैं और मैनिया में रहते हैं, हमेशा मैनिया में रहते हैं, और या यूफोरिया कह लीजिए इन लोगों को बड़ बोलापन बोलने आता है। अमित शाह जी ने आज तो 26 कहा है, उनको तो 30 बोलना चाहिए था, और 294 तो यही जीत रहे हैं। और ये ऐसा है ना कि ये लोग साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालना जानते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता हो चाहे किसी, ये देखे होंगे, ये चाहे भले आज बीजेपी में हो, लेकिन देखे होंगे कि बीजेपी का रुख क्या रहता है, साइकोलॉजिकल रुख रहता है उसका, जनता के ऊपर दबाव बनाने का, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बीजेपी जीत रही है। अरे साहब, आप हैं कहाँ? ओपिनियन पोल में भी आप नहीं है, एग्जिट पोल में भी आप नहीं आएंगे। और जनता पर दबाव बनाना इनका लक्ष्य होता है, या फिर विपक्षी पार्टियों पर? थोड़ा सा ये क्लियर करिए, क्योंकि जनता पर दबाव बना करके ये क्या करेंगे? चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये आप जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की जनता आपको सुनने नहीं जा रही है। बिल्कुल, एकदम टीएमसी की सरकार बन रही है वहाँ पर, दीदी पुनः आ रही है। वसीम जी, ये चाहे जो भी हवाई दावा अमित शाह जी कर ले, हमको तो समझ में नहीं आता कि ये प्री एग्जिस्टिंग जो है प्रेशर कहाँ से आ जाता है आप लोगों के दिमाग में। क्या सही बात है, किसी ने पूछा कि क्या, और ममता बनर्जी ने खुद पूछा कि क्या शाह जी ने ईवीएम हैक किया है, क्या उन्होंने ईवीएम में झांक करके देखा है? अरे क्यों ये आप लोग झूठ फैलाते हो? ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हो, जिसको कि ये आप जान लीजिए, ये पश्चिम बंगाल के लिए कहा जाता है कि व्हाट टुडे ऑल ओवर स्टेट स्टेट थिंग्स टुमारो। तो ये आप जान लीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता दूसरे प्रदेशों जैसी नहीं है, वहां दाल आपकी नहीं गलेगी। वसीम जी, आप क्या मनोवैज्ञानिक दबाव या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से आप ये बताना चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं और बाकी लोग भी आपको वोट दे देंगे क्या? ऐसे मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा कि अभी मेरे भाई पांडे जी जो टीएमसी के तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, इनके बातों की घबराहट और इनके अल्फाजों में लटपटाहट से ये साबित हो रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो कहने में और करने में बहुत कुछ, अंदर माइंड कुछ और कह रहा है, जुबान कुछ और कह रहा है, ये स्पष्ट है। और आज इनकी जुबान से एक बात ये स्पष्ट हो गया कि वहाँ की जनता पे दबाव बना रहे हैं। आज तक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल के वोटरों पे दबाव की राजनीति की है। पश्चिम बंगाल के वोटरों को, मतदाताओं को डरा के, धमका के,
ममता का डर दिखा के, टीएमसी का डर दिखा के इससे पहले वहां के वोटों को अपने पक्ष में करने का काम कर रहे थे। जो आज इनकी जुबान से ये निकल रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है, बिल्कुल पीएस पांडे जी, आऊंगा आपके पास भी, आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया है कि बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार बन रही है, और पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में 30 में से 26 से ज़्यादा सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है। और अब दबाव की बात कही जा रही है, टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश वहाँ के लोगों पर और वहाँ पर विपक्ष पर करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। लेकिन पीएस पांडे जी, जिस तरीके से अब ये आप पर आरोप लगा दिया गया है कि पहले डरा करके धमका करके आप अपने पक्ष में वोट लेते थे, अब अगर इस हिसाब से अगर ये साइकोलॉजिकल दबाव बना भी रहे हैं तो क्या गलत है? आज तो ये अमित शाह जी को हम बधाई देंगे कि जब उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो चुनाव हुए हैं प्रथम चरण के, उस प्रथम चरण में कोई हिंसा नहीं हुई। अगर कोई हिंसा हुई होती तो ये ममता बनर्जी दोषी होती, वो सरकार में है, जबकि चुनाव आयोग के पास सारी चीजें होती हैं। जब भी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो वो चीजें चुनाव आयोग के पास चली जाती हैं। और अगर हिंसा हो जाती तो ममता बनर्जी दोषी, और अगर नहीं हुआ तो ये बीजेपी के लोग मतलब उसका क्रेडिट लेंगे। ये मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू वाले लोग हैं। ये इनके लिए हम एक चीज लाए हैं लिख करके आज, तो जरा सा सुन लीजिए। कह दीजिए। मेरा सवाल है ये बीजेपी के लीडरान से, कब तक चलेगा मुल्क झूठी जुबान से? कितना मजा है पूछिए ऐसे निजाम में, बेबस गरीब कर्ज में डूबे किसान से, दंगा फसाद कत्ल से मिलता उन्हें सुकून, खतरा बहुत है अब उन्हें अमनो अमान से। सियासत का दाव पेच है सब आपका जनाब, मोहब्बत नहीं है आपको गीता कुरान से। रहिएगा आप संभल कर, ये पश्चिम बंगाल है, रहिएगा आप संभल कर, आंखें हैं होशियार, कब न छूट जाए क्या पता तीर कमान से। अब आपके हाथ बंगाल आने वाला नहीं है, आप दूसरे प्रदेशों को देखिए। बिल्कुल बिल्कुल वसीम जी, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, आज जो ये कह रहे हैं मेरे भाई पांडे जी कि भाई जो आज हिंसा नहीं हुई तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बधाई दी, तो ये बधाई जो है टीएमसी को या किसी को नहीं, ये केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख नजर में। वही वो कह रहे हैं सर, वही वो कह रहे हैं कि अगर हिंसा वहां पर होती तो ममता के गुंडे आ जाते, हिंसा नहीं हुई तो आपने कह दिया कि ये सुरक्षा बलों की कामयाबी है, यही तो वो कह रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षा बलों की कामयाबी है, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी, सुरक्षा बलों ने बिल्कुल बहुत चिंतापूर्वक बहुत ध्यान से इस चुनाव को कराया है, तब हिंसा नहीं हुई। इनकी तो मंशा थी हिंसा करवाने की, जैसा कि आप लोगों ने थोड़े दिन 2-3 दिन पहले की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष की हत्या कर दी जाती है। ये डर बनाने का काम था कि आप लोग डरिए, चुनाव से एकदम पहले चरण के मतदान से एकदम पहले इस तरीके की घटना होना, ये क्या चाहते थे भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है 8 चरणों में मतदान कराने का। उनका निर्णय आज समझ में आ रहा है कि निर्णय बहुत सटीक था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल पीएस पांडे जी, क्या यही वजह है कि टीएमसी वहां पर भय का माहौल बनाना चाहती है लोगों को? जिस तरीके से वहां पर हिंसा की जाती है, मारा जाता है, क्या दबाव डर जो है वो बनाने का काम किया जाता है क्या?
सर चाहे हम हो या कोई और भी व्यक्ति टीएमसी को छोड़ करके ये इतना तो मानेगा ना कि कम से कम अमित शाह से नीचे की रैंक की ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी ने आज खुद कहा है कि नंदीग्राम में हर बीजेपी के घरों में बीजेपी के बाहरी गुंडे लाए गए हैं और कैसे लाए गए हैं, उनके पास सीआरपीएफ और जो वहां पर फोर्स लगी है उसके जो है वर्दी मिले हैं, वर्दी मिला है। आप लोग करना क्या चाहते हैं वहां पर दंगा फसाद, लेकिन जान लीजिए ये ममता बनर्जी की सरकार है, वहां कुछ चलेगी नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में गए हैं, जो चुनाव कैंपेन में गए हैं, हम चोरी करेंगे तो चोर क्यों लाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता ने हिंसा की है? भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष की हत्या आप लोग करवाते हैं और गुंडागर्दी की बात बीजेपी पे कहते हैं। किसे आप गुंडा कहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों से अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे सब प्रचार करने जाता है तो आपको गुंडा नजर आता है? आप लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, आप लोग अपनी मानसिकता ठीक करें। इन्हीं मानसिकता का जवाब जो है आपको चुनाव में मिलने वाला है और पश्चिम बंगाल की जनता जो है आपको जवाब देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लेते हैं वसीम जी जवाब ले लेते हैं। पीएस पांडे जी, आपको वो गुंडे क्यों दिखाई देते हैं? अगर गुंडे होते तो शायद पहले चरण में भी हंगामा हो चुका होता। भाई अगर हम पेशे से चिकित्सक हैं तो मुझे डॉक्टर ही लोग कहेगा, अगर हम चोरी करेंगे तो मुझे लोग चोर कहेगा, और हम अगर राजनी करेंगे तो मुझे गुंडा ही कहेगा। आपके लोग बिल्कुल 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 दोनों एक साथ मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए, कुछ समझ नहीं आएगा। वसीम जी, पीएस पांडे जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सरकारी स्कूलों विच बनवाए 6984 क्लासरूम, 292 साइंस लैबोरेटरी ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव हुए हैं और पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है और पहले चरण के मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये दावा किया है कि बंगाल में 30 सीटों पर जहां चुनाव हुए हैं वहां पर 26 से ज़्यादा सीटें वो जीत रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, वसीम रजा भारतीय जनता पार्टी से और पीएस पांडे टीएमसी से। पीएस पांडे जी और वसीम रजा जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो शायद बात कुछ समझ नहीं आएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके एक एक करके बोलिए। लेकिन पीएस पांडे जी, सवाल ये वाजिब सा बनता है कि अगर इनके जो नेता या कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं अलग अलग राज्यों से, तो क्या आप उन्हें गुंडे कह करके संबोधित करेंगे? सर वही मैं कह रहा था हितेंद्र सर कि जब हमारा वर्क जिस तरीके का दिखेगा पब्लिक हमको उसी नाम से पुकारेगी। अगर हम रहजनी करेंगे तो लोग मुझे गुंडा ही बोलेंगे। अगर हम कोई भला काम करेंगे तो तब ना हमें लोग भला मानुस कहेंगे। इनके लोग किसी दूसरे प्रदेश में भी वही काम किए हैं तो वहां भी जाकर के वही कर रहे हैं। इनको तो एन केन प्रकार इनको दिखाई पड़ रहा है कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल जीतो, क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतना इनको इसलिए जरूरी है कि वही एकमात्र ऐसी नेता है जो आने वाले दिन में विपक्ष को सबको एकजुट करने वाली है। हमारी नेता जो है इनका विकल्प बनने जा रही है, मोदी जी का विकल्प बनने जा रही है वो। वसीम जी, घबराए हुए हैं। वसीम जी, आप उनको सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, वो आपको प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे। तो ममता बनर्जी है, एक बार उन्होंने दिखला भी दिया था परेड ग्राउंड में सभी लोगों को बुला करके, जितने
विपक्ष वाले लोग हैं, सब लोगों ने अपना नेता उनको माना था, आज के डेट में भी लोग मान रहे हैं और आने वाले दिन में वही विपक्ष की नेता होंगी। और ये चाहते नहीं कि वो किसी भी तरीके से वहां से हटे, और जो होने नहीं जा रहा पश्चिम बंगाल आने वाले दिन में टीएमसी को वहां सरकार बनाने के लिए आतुर है। मैं वही सवाल ले रहा हूँ वसीम जी से। वसीम जी, आप उनको सीएम की कुर्सी से हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अगर पीएस पांडे जी की माने तो वो तो प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं अगली बार। देखिए, सपने देखने का अधिकार सबको है, सारे लोग सपने देख सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब आप लोगों को ध्यान होगा कि 2014 से पहले लालू यादव जी को भी यही सपने आते थे कि हम जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और यूपीए से गठबंधन तोड़ के अपने लेवल पर नया समीकरण बनाने की का प्रयास किया था। और आज सपने ममता जी ले रही है, सपना ले सकते हैं, सपना लेने में कोई अधिकार नहीं है। पर मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, पहले पश्चिम बंगाल में जीत को तो दिखाएं। पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई हो रही है और ये किस आधार पे ये सोच रहे हैं कि हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले नंबर देश के दूसरे राज्य के नागरिकों को ये तो गुंडा कहती है। दूसरे राज्य से अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल के अंदर आए तो ये लोग उसे बाहर ही कहते हैं। दूसरे राज्य के लोग इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे? ये तो एक दोहरी नीति हो गई ना कि हम आप पे राज भी करने की सोच रहे हैं, पर ये सपना बहुत दूर का सपना है। बिल्कुल पीएस पांडे जी, अभी जो विधानसभा चुनाव है, इस विधानसभा चुनाव को देखे, इस विधानसभा चुनाव में देश तो दूर पश्चिम बंगाल से आपकी विदाई तय है। और ये मेरे भाई पांडे जी बैठे प्रवक्ता है, एक बात का ये भी जवाब दे दें, क्या इनको भी जय श्री राम करने से मनाही है? इन लोगों को जय श्री राम नहीं सर, ये बात क्यों ले आते हैं सर बार बार बीच में? ये बातें क्यों ले आते हैं? नहीं, ये बातें क्यों ले आते हैं? क्या जय श्री राम के सहारे आप वहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं? नहीं, ये बातें शायद पांडे जी है, ये कुछ इस पे क्लैरिफाई कर दे कि शायद नहीं, वो कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, वो मेरे साथ मेरे कार्यक्रम में कह चुके हैं, वो बोल देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कई बार मेरे कार्यक्रम में बोल चुके हैं। ये बेवजह का सवाल मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पीएस पांडे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं जो उन्होंने ही बात कही है वसीम जी ने, कि अगर आप देश के दूसरे राज्यों के लोगों को बाहरी कह करके संबोधित करेंगे और ये कहेंगे कि बाहरियों की सरकार यहाँ पर नहीं बनेगी, तो आपको दूसरे राज्यों के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? जितेंद्र सर, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां पर असेंबली का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। वहां पर जिस कदर मोदी और शाह अपना पूरा कैबिनेट लेकर के जम करके, ये समझ में हमको नहीं आता कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बहुत हास्यास्पद स्थिति बन जाती है और कि एक प्रधानमंत्री जो है ये मुख्यमंत्री से लोहा ले। नंबर 2, हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये जो कारण है कि सपना देखना, अरे वसीम भाई, विकल्प बनता है कि नहीं बनता है? परिवर्तन नियम है कि नहीं? क्या आपने मान लिया है कि मोदी जी जो है मतलब पूरे अब कभी जो है मिटेंगे ही नहीं? तो ये बात सर आपके लिए भी लागू होती है? इंदिरा गांधी पांडे जी, कोई आया? पांडे जी, ये बात आपके लिए भी लागू होती है? हुई डॉक्टर नेहरू, ये क्या बात है? पीएस पांडे जी, मैं कोई विकल्प नहीं बनने वाला मैं वही कह रहा हूँ, ये बात आपके लिए भी लागू होती है बंगाल में? बंगाल में भी तो विकल्प बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हम अगर पश्चिम बंगाल की जनता जब तक हमको चाहती है तब तक, और इस बार चाह रही है, इनकी सारी चीजें वहां पर खुल चुकी हैं कि कैसे कैसे इन लोगों ने क्या क्या फूल खिलाया है और क्या क्या दूसरे प्रदेशों में करते रहे हैं। अब उसी चीज को वहां आजमाए, लेकिन वहां चल नहीं पा रहा। बिल्कुल। वसीम जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। देखिए, चलिए, इन्होंने ये तो स्वीकार किया कि परिवर्तन विकल्प हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर अभी 2 मई को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और ये जो ये सपने देख रहे हैं, बार बार ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार रिपीट हो रही है। मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि दूर दूर तक पश्चिम बंगाल के अंदर सपने देखना सभी का अधिकार है, सपने देखना सभी का अधिकार है। और दोनों ही पक्षों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जिसकी भी सरकार बने, दोनों पक्षों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएस पांडे जी, आपका भी शुक्रिया। वसीम रजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो सियासी घमासान मचा ही हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष के अलग अलग दलों में भी शायद कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के आरोप लगे हैं, तब से ही उन्हें भले ही सत्ता पक्ष के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो हलचल है। अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले में जांच कराने का फैसला किया है। खुद अनिल देशमुख ने इस बात की जानकारी दी है कि सीएम ने मुंबई के पूर्व
पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच का फैसला किया है। देशमुख ने यह बताया है कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने का फैसला किया गया है और गृह मंत्री ने यह बताया है कि उन्होंने खुद परमवीर के आरोपों की जांच कराने की सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की थी और अनिल देशमुख ने यह भी कहा है कि इस जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में उनकी कार्यशैली पर अब सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री वो बन गए हैं और साथ ही एक गृह मंत्री के तौर पर कैसे काम करना चाहिए इसके लिए भी उन्हें नसीहत दी गई है। सामना में ये लिखा गया है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार करने से मना कर दिया था और इस पद की एक गरिमा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अधिकारियों से बेवजह पंगा लिया है और वहीं शिवसेना के अनिल देशमुख को यह भी सलाह थी कि गृह मंत्री को कम से कम बोलना चाहिए और इस नसीहत में प्रखरता और ईमानदारी का भी जिक्र किया गया है। माजी मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांनी जे माझ्यावर आरोप केलेले आहेत त्याच्याबाबत चौकशी करावी अशी मी मागणी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांना केली होती। त्यांनी ती मान्य केली आणि ती मान्य केल्यानंतर या आरोपाची चौकशी रिटायर्ड हायकोर्ट जज यांच्या माध्यमातून होणार आहे आणि जे काही सत्य असेल ते जनतेसमोर येईल। संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळ्यात सर हिंदी में बता सर कोरोना संदर्भात तुम्ही आज आढावा बैठक घेणार आहे। कोरोना संदर्भातली काय स्थिती आहे राज्यात? सर ऐसा है कि रोक में संजय राउत ने काफी आप पर निशाना साधा है, कहा है कि आपको गृह मंत्री पद जो है वो एक्सीडेंट से मिला है। ऐसा है कि मेरे ऊपर जो एक्स पुलिस कमिश्नर माजी पुलिस आयुक्त मुंबई इन्होंने जो आरोप किए थे उसकी जांच होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने कैबिनेट की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और राज्य शासन ने इस आरोपों की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा करने का निर्णय लिया है और उस प्रकार ये आरोपों की जांच होंगी और जो भी सच है वो सामने आएगा। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।